आपका भेजा हुआ सामान मिल गया था। शुक्रिया, और ये कपड़े पहनने पर भी बहुत बहुत मेहरबानी। अलबत्ता ये फजूल टोपी सर पर रखने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। वो टोपी मुझे रनड़ा ने भेजी थी, इसलिए वो इसे छेड़ रही थी। फजूल क्यों है लाला जी, मेरी टोपी तो हर वक्त पहन कर रखेंगे, है ना लाला जी। मैं फ़ौरन बोला, बिल्कुल अपनी बहादुर बहन का इतना कीमती तोहफा मैं सर से उतार सकता हूँ। रनड़ा ने मुंह बसोरा। बाजी कहती हैं कि आपने जो मेरे लिए चीज़ें भेजी हैं वो नकली हैं, और बाजी के लिए जो सामान भेजा था वो इनसे अच्छा है। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि इनकी अपनी चीज़ें नकली थी, इसलिए तुम्हें तंग कर रही हैं पगली, और पता है मैं तुम्हारे लिए और तोहफे भी लाया हूँ। इसने सरद से पूछा, बाजी के लिए तो नहीं लाए ना? मुझे याद नहीं रहा, शायद कोई छोटी मोटी चीज़ ले ली हो। आखिर मेरी छोटी सी बहन की बाजी तो है ना। गुलगारे मुतबस्सम होकर हमारी बातें सुन रही थी। कहने लगी, अगर मेरे लिए कुछ नहीं लाए तो आप फ़ौरन यहाँ से चले जाएं। मैंने आपको घर में नहीं रहने देना। ये मेरा भी घर है और लाला जी यही रहेंगे। रनड़ा ने मेरी तरफदारी करने में ज़रा भी तसाहल नहीं बरता था। तुम्हारा घर है तो तुम्हें रहने दे रही हूँ ना। गुलगारे ने संजीदा मुंह बनाकर कहा। मैं बाबा जान से बात करती हूँ, रनड़ा गुस्से में कहती हुई खड़ी हुई। ऐसे ही छेड़ रही है तुम्हें, ये कौन होती है मुझे निकालने वाली? जाओ वजू के लिए गर्म पानी ले आओ। मैंने जल्दी से इसे रोका, वरना वो बैठक का रुख करने वाली थी। अभी लाई लाला जी, वो बावर्ची खान की तरफ भाग गई। इसके जाते ही मैंने कहा, क्यों इसे तंग करती हो? वो मुंह बनाते हुए बोली, तो क्या करूं, 15 साल की हो गई है, मेरे बराबर कद हो गया है और अब तक बचपना नहीं गया इसका। मैं हंसा तो वो तुम्हारा भी नहीं गया। अच्छा, आपने मेरी बहन पलवशा के बारे में कुछ नहीं बताया? वो अब तक नहीं मिली, मैं दोबारा उदास हो गया था। इसने इश्तियाक से पूछा, सारी तफसील बताओ ना। मैंने रनड़ा को गर्म पानी की बाल्टी गुसल खाने में ले जाते देखकर कहा, रात को गपशप करेंगे, फिलहाल नमाज पढ़ लूँ। नमाज तो मैंने भी पढ़ना है। वो भी अपनी जगह से उठ गई। खाना मैंने अब्दुल हक के साथ बैठकर खाया था और कहवा पीते ही समर खान मुझे बुलाने आ गया था। लाला जान, बाजी आपको बुला रही हैं। अब्दुल हक ने कहा, जीशान भाई मेरी फिक्र न करो, मैं ईशा की नमाज पढ़कर लेट रहा हूँ। आप बच्चों को वक्त दे, सुबह तो यूं भी चले जाना है। शुक्रिया कमांडर। मैं घर के अंदर घुस गया। समर खान मुझसे पहले भागकर बहनों के पास गया था और जाते ही ये राज फाश कर दिया कि लाला जान सुबह चले जाएंगे। आप सुबह नहीं जा रहे? मेरे कमरे में दाखिल होते ही गुलगारे हतमी लहजे में बोली थी। मैंने इसे नाराज नजरों से घूरा, गोया मैंने इस रास्ते से आकर गलती की है। इसने नजरें चुराने की कोशिश नहीं की थी। गहरी नीली आंखों में बरहमी भरते हुए वो तंजिया लहजे में बोली, बिल्कुल गलती तो की है ना। आखिर यहाँ कौन आपका मुंतजिर था? कौन सा किसी ने आपकी सलामती के लिए लौट आने की दुआएं मांगी? कौन सा किसी के लिए आप बहुत अहम है? आपकी ज़रूरत तो यहाँ किसको है? इस बकवास का मतलब मैंने इसे हल्के से डांटा। कुछ नहीं, बेरुखी से कहकर उठते हुए वो छोटी बहन को मुखातिब हुई। रनड़ा बाबा जान मेरा पूछे तो कह देना नींद आ रही थी, सो गई। इसने अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। मैंने फौरन इसका हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो और मजाक रनड़ा का उड़ाती हो? वो बेरुखी से बोली, हाथ छोड़े, मैंने सोने जाना है। मैं इसे खुश करते हुए बोला, अच्छा सुबह नहीं जाऊंगा बस। इसने मेरी तरफ रुख फेरा। गहरी नीली आंखों की तह में पानी जमा हो चुका था। लम्हा भर मुझे घूरने के बाद वो आहिस्ता से बोली, कम से कम 1 हफ्ता। मैं जज होते हुए बोला, पागलों वाली बातें न करो। 1 हफ्ता या अभी से खुदा हाफिज। वो डट गई। मैं भी बसी से बोला, तुम्हें मेरे हालात का पता नहीं है? वो अजीब से लहजे में बोली, हाँ मगर अपनी हालात का तो पता है ना। अच्छा, इस बारे बाद में बात करेंगे, तुम फिलहाल बैठ तो जाओ। मैंने इसे चारपाई की जानिब खींचा। रनड़ा और समर खान खामोशी से हमारी बहस सुन रहे थे। गहरा सांस लेकर वो रनड़ा के साथ बैठ गई। इसके चेहरे पर अब भी नाराजी नजर आ रही थी। रनड़ा मासूमियत भरे लहजे में बोली, लाला जी आप बाजी की बात मान जाए ना। तुम कुछ नहीं जानती, तुम छोटी सी बच्ची हो गुड़िया। मैंने इसे हल्के झिड़का। गुलगारे ने मुंह बनाया, हाँ बड़े तो सिर्फ आप हैं, बाकी सब बच्चे हैं। मतलब तुमने मार खाने का पूरा मंसूबा बनाया हुआ है। मैंने इसे धमकाया। इसी वक्त चचा शमरेज अंदर दाखिल हुई। किसकी पिटाई की बात हो रही है भाई? किसी की नहीं चचा जान, आप सुनाए, मेहमान सो गया है। वो शाम से मुसलसल कमांडर अब्दुल हक के साथ ही बैठे थे। हाँ सो गया है, और सुना है SS अफगानिस्तान में बड़ी धूम मचा रहा है। मैं फीकी मुस्कुराहट से बोला, पता नहीं कमांडर ने कौन कौन से कारनामे मुझसे मंसूब करके आपको सुना दिए हैं। चलो आपसे सच सुन लेते हैं। वो अपनी रज़ाई में घुसकर बैठ गया था। मेरे मना करने के बावजूद गुलगारे ने मेरा बिस्तर भी वहीं पर लगा दिया था। मैंने भी निचले धड़ पर रज़ाई लेते हुए समर खान और रनड़ा को अपने कमरे में जाकर सोने का कहा, मगर दोनों ने इनकार में सर हिला दिया।
रनड़ा बोली, हम भी आपकी बातें सुनेंगे, क्या पता आप कल चले जाएं। चचा शमरेज ने मिन्नत भरे लहजे में कहा, वैसे तो ये ज्यादती है ज़ीशान मियाँ, अब फिक्र न करिए अब्बा जान, ये एक हफ्ता कहीं नहीं जाने वाले। पूरे तमाम लहजे में कहते हुए वो मुझे मुखातिब हुई। आप हमें यहाँ से जाने के बाद के हालात बताएं, आप जख्मी कैसे हुए और बाकी सब कुछ भी। मैं इसकी हफ्ते वाली बात को नज़रअंदाज करते हुए उन्हें गजनी खेल और शलूबर गांव की लड़ाई के बारे में तफसील से बताने लगा, जिसका इख्तिताम निक स्टीवर्ट की मौत पर हुआ। गुलगारी ने पूछा, पलवचा बहन की तलाश में मुजाहिदीन ने क्या पेशरफ्त दिखाई है? मैंने नफ़ी में सर हिलाया, फिलहाल तो कुछ पता नहीं चला। अच्छा अब आराम कर लें। इसने रनड़ा और समर खान को उठने का इशारा किया। सुबह नमाज पढ़कर मैंने कमांडर अब्दुल हक को मजीद 1-2 दिन रुकने का इंदिया दिया। वो साफ गोई से बोला, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आज का दिन रुक सकता हूँ। मैं बेबसी से बोला, ठीक है यार, मैं कोशिश करता हूँ, मगर बच्चे ज़िद कर रहे हैं। वो मायने खेज लहजे में बोला, बच्चों की ताख़ीर है तो कोई बड़ा ज़िद ना कर रहा हो, अगर ऐसा है तो आपको ज़रूर रुकना चाहिए। अच्छा मैं नाश्ता लेकर आता हूँ। इसकी बात का जवाब दिए बगैर मैं घर की तरफ बढ़ गया। गुलगारी नमाज पढ़कर बावर्ची खाने में घुसी थी, मैं भी लकड़ी की चौकी लेकर वहीं बैठ गया। मुझे देखकर इसके चेहरे पर कोसे कज़ा के रंग झिलमिलाने लगे थे। वो पूछने लगी, नाश्ता मेहमान के साथ करेंगे? हाँ, वो बस जाने के लिए तैयार है, मेरे कहने पर 1 दिन के लिए रुक गया है। वो बेनियाजी से बोली, आपको साथ ले जाने के लिए रुका है तो इसे हफ्ता रुकना पड़ेगा। गुल, पता है मैं पलोशे के लिए कितना परेशान हूँ, पहले भी इतनी देर हो गई है। मैंने इसे समझाने की कोशिश की, अंडा फ्राई कर दूं या आमलेट बना दूं, इसने गोया मेरी बात सुनी ही नहीं थी। मैंने उम्मीद भरे लहजे में पूछा, मेरी बात नहीं मानोगी? वो नियाजी से बोली, तो आपकी मर्जी ही पूछ रही हूँ ना, आमलेट उबला हुआ या अंडा फ्राई खाएंगे? मेरे होठों पर फीकी मुस्कुराहट नमूदार हुई, जो मर्जी है बना दूं। ये दूध पी लें। इसने जिस्त का कटोरा मेरे सामने रखा, जो गाय के नीम गर्म दूध से भरा हुआ था। ये शहद भी डाल लें, मैंने खुद उतारा है। इसने एक खुले मुंह वाली खाली शहद की बोतल भी मेरी तरफ बढ़ा दी। शुक्रिया। दूध में शहद मिलाकर मैं नीम गर्म दूध से लुत्फ़अंदोज़ होने लगा। अब घर जाएंगे या वजीरिस्तान से पलवचा की तलाश शुरू कर देंगे? एक बार तो घर जाऊंगा, क्योंकि अपनी बेगुनाही के सबूत मैंने भिजवा दिए हैं और इसके बाद मेरे यहाँ रहने का कोई जवाज नहीं बनता। हंकार भरते हुए वो कुछ सोचने लगी। चंद लम्हों बाद इसकी आवाज़ उभरी, वैसे पलवचा किस रास्ते से अफगानिस्तान में दाखिल हुई थी? नसरुल्लाह खुजल खेल ने उन्हें भी इसी रास्ते के मुतल्लिक हिदायत दी थी, लेकिन ये मालूम नहीं कि वो इस रास्ते से अफगानिस्तान में दाखिल हुए या किसी और रास्ते से। अगर इस रास्ते से गए होते तो यकीनन कहीं न कहीं से इनकी सुनगुन मिल जाती। अंगोरा डे से आने वाले लोग अमूमन ख्वाबगाहों में ज़रूर क़याम करते हैं और हमारा घर ऐसी जगह पर है कि यहाँ अक्सर मेहमानों की आमदोरफ्त रहती है। इसके अलावा भी आप इस पूरे रास्ते पर सफ़र कर चुके हैं। अगर वो इस रास्ते से अफगानिस्तान में दाखिल हुए होते तो इनकी कहीं न कहीं से सुनगुन आपको ज़रूर मिलती। सबसे बढ़कर अफगानिस्तान में सरगर्म तंजीमों में से उन्हें किसी न किसी के साथ रब्ता ज़रूर करना चाहिए था, क्योंकि अमेरिकन के ख़िलाफ़ काम करने के लिए इन तंजीमों का सहारा लेना इंसान की मजबूरी बन जाती है। और अगर वहाँ काम करने वाले 2-3 ग्रुपों के अफराद से पूछने के बावजूद इनका पता नहीं चल सका, बल्कि आपकी एक अमेरिकन दोस्त ने भी इनके बारे लाइल्मी का इजहार किया है, हालांकि वो काफ़ी बड़ी ओहदेदार है। इसने मायने खेज अंदाज में जेनिफर का जिक्र करके मुझे ये बावर करवाने की कोशिश की थी कि वो मेरे जैनी से ताल्लुक़ को अच्छी नज़र से नहीं देख रही थी। मैंने पूछा, तुम्हारी इस सारी कहानी से क्या नतीजा निकलता है? यही कि इन्हें अफगानिस्तान दाखिल होने से पहले ही कोई हादसा पेश आ गया हो, या वो अपना इरादा मौखर करके वापस लौट गए हों, और अल्लाह करे मेरा आखिरी अंदाज़ा ही सही हो। बातचीत के दौरान इसके हाथ नहीं रुके थे। देसी घी में पराठे बनाकर इसने 4 अंडे फ्राई किए और गाय के ताज़ा दूध की गाढ़ी चाय बनाकर इसने खालिस देहाती और घर का नाश्ता तैयार किया था। बाद में बात करते हुए मैं नाश्ते के बर्तन उठाकर बैठक की तरफ बढ़ गया। चचा शमरेज खान कमांडर अब्दुल हक के साथ बैठा था। नाश्ता करके मैंने बर्तन उठाए और घर में घुस गया। यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो मेरा अपना ही घर है। रनड़ा और समर खान जाग गए थे। मैं इनके लाए हुए तहाइफ इनके हवाले करने लगा। इसमें शक नहीं कि तहाइफ को मोहब्बत बढ़ाने में एक ख़ास मुकाम हासिल है। तोहफ़ा पाने वाले को यह एहसास होता है कि वह तोहफ़ा लाने वाले के लिए कितना अहम और ख़ास है, और यह कि तोहफ़ा लाने वाले ने इसे नज़रों से ओझल होने के बाद भी याद रखा है। गुलगारी और शमरेज चचा के लिए भी मैंने तहाइफ ख़रीदे थे। गुलगारी के बदन पर मुझे वही लिबास नज़र आ रहा था जो 2 हफ्ते पहले मैंने किसी और के हाथ भिजवाया था। दिन का ज़्यादा वक्त मैंने गुलगारी, रनड़ा और समर खान के साथ ही गुजारा था। गुलगारी ने मुझे ये खुशखबरी भी सुनाई थी कि शायद महीने 1.5 तक इनके गांव में भी मोबाइल फ़ोन के सिग्नल आने लग जाएं।
इसने मेरा मोबाइल फ़ोन नंबर भी अपने पास लिख लिया था। अलबत्ता इसकी नाराज़गी के खौफ से इसके बाद मैंने जाने का जिक्र नहीं किया था। रात को रनड़ा और समर खान के सोने के बाद भी मैं चचा शमरेज़ और गुलगारी के साथ गपशप कर रहा था। गुलगारे चाय बनाकर ले आई। दौरान गुफ्तगू चचा शमरेज़ पूछने लगा, सुबह जाने का इरादा है या नहीं। मैंने गहरा सांस लेकर गुलगारी की तरफ देखा, जो बज़ाहिर बेनियाजी से चमड़े के बूटों को घूर रही थी, जो मैं इसके लिए ले आया था। मैं धीमे लहजे में बोला, फिलहाल तो इजाज़त नहीं मिली। इजाज़त? चचा शमरेज़ हैरान रह गया। मैं मुस्कुराया, गुल से पूछ लें। वो इत्मीनान से बोली, अब्बा जान ये चंद दिन तो यही रहेंगे ना, मगर बेटी इसे काफ़ी काम करने हैं। चचा शमरेज़ इसे समझाने लगा तो इसने बेनियाजी से कंधे उचकाए। इसे छोड़ो ज़ीशान बेटा, सुबह जाने की तैयारी करो। आपका यहाँ रहना मुझे भी पसंद है, लेकिन पहले आपके अपने काम को। अलबत्ता पलवशा बेटी के मिलने के बाद मैं दरख्वास्त करूँगा कि चंद दिन के लिए हमें खिदमत का मौका ज़रूर देना। वो ज़िद्दी लहजे में बोली, ये नहीं जाएंगी। मैंने फ़ौरन कहा, चचा शमरेज़ आप हमें तंग न करें। जब एक बार तय हो गया कि मैं नहीं जाऊँगा तो बस ख़त्म। मेरा अंदाज़ा देखते हुए वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। सुन लिया अबू जान, जो मर्जी आए करो, चचा शमरेज़ ने नाराज़ लहजे में कहते हुए अपना सर रज़ाई में कर लिया था। आप भी आराम करें। गहरी निगाह मुझ पर डालकर वो चाय की प्यालियाँ समेटते हुए बाहर निकल गई। सुबह नमाज पढ़कर मैंने बावर्ची खाने में जाकर शहद मिला, नीम गर्म दूध पिया और नाश्ता तैयार करके मेरे हवाले करते हुए इसने धीरे से पूछा, रस्ते के लिए दाल के पराठे बना दूं या सालन तैयार कर दूं। मैं मुस्कुराया। खुशी से कह रही हो? अगर पलवशा बहन की फिक्र ना होती तो हरगिज़ इजाज़त न देती। और शुक्रिया, आपने मेरा मान रखा। अगर पलवशा की फिक्र ना होती तो कम अज़ कम ये शहद की बोतल ख़त्म होने तक मैं ज़रूर ठहरता। वो मायने खेज लहजे में बोली, देख लें कहीं ये ना हो आपकी अगली बार की आमद से पहले मैं इतना शहद इकट्ठा कर लूँ कि आपसे वो शहद ख़त्म ही ना हो पाए। इंशाअल्लाह अगली बार तुम्हारी बहन पलवशे मेरे साथ होगी और यकीनन वो शहद ख़त्म कराने में मेरी मदद करेगी इंशाअल्लाह, इसने खलूस भरे लहजे में कहा। और मैं नाश्ते के बर्तनों के साथ बैठक की तरफ बढ़ गया। क्या इरादा है? नाश्ता शुरू करने से पहले ही अब्दुल हक मुस्तफर हुआ। मैंने कहा, बस रास्ते के लिए खाना तैयार हो रहा है। और वो रात वाली गुफ्तगू का क्या हुआ? चचा शमरेज़ मुस्तफिर हुआ। मना लिया है पलवशा की गुमशुदगी पर, वो भी परेशान है। बस यूं ही अपनी अहमियत जताना चाहती थी। नाश्ते के बाद हम जाने के लिए तैयार थे। गुलगारे ने दाल के पराठे बनाकर कपड़े में बांध दिए थे। तमाम ने दुखी दिल से मुझे अलविदा कहा था। सबसे आखिर में गुलगारे मेरे करीब आई। पलवशा बहन के मिलते ही यहाँ आना होगा, इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा। अकेले नहीं, इनके साथ। इसने उंगली खड़ी करते हुए मुझे तंबीह की। हाँ, इसके साथ गुल। वो ज़रूर इस लड़की को देखना चाहेगी जिसकी वजह से इसके राजू की जान बची और जो इसके राजू की मसीहा है। अपना ख्याल रखना, अल्लाह पाक आपको हिफ्ज़ो ईमान में रखे। धीरे से कहकर इसने मुझे अलविदा कह दिया। मैं कमांडर अब्दुल हक के साथ इस रास्ते पर दोबारा गामजन हो गया कि जिस रास्ते पर मैंने बर्फ़ का अजाब झेला था। इसे मैंने वो सारा वाक़या बताया और साथ ही एक गुलगारी ने किस तरह मेरी जान बचाई थी। वो बेसाख्ता क्या उठा। वाकई ऐसी लड़की इज्जत और एहतराम के काबिल है। अगर इसके कहने पर आपको महीना भी रुकना पड़ता तो आपका एहसान न होता। कमांडर, मैंने इसे बहन की तरह पाकीज़ा और काबिल एहतराम समझता हूँ, मगर वो मुझे भाई नहीं कहती। मजबूरन मैं भी इसे नाम से पुकारने लग गया। वो फलसफियाना लहजे में बोला, कुछ रिश्तों को बेनाम और उलझा हुआ छोड़ देने पर दिल चाहता है, और ऐसी हालत में दिल की बात मान लेना चाहिए। बाकी ज़िंदगी मौत का क्या भरोसा। हो सकता है इसे भी आपकी ज़िंदगी में दाखिल होने का कोई रास्ता मिल जाए। मेरे पास इसे उम्मीद दिलाने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है कमांडर। मेरी ज़िंदगी में कई ऐसी लड़कियां आई हैं जिन्हें मैं पसंद करता था, बल्कि अब भी करता हूँ। गुल भी इनमें से एक है, लेकिन बाखुदा वो वाहिद लड़की है पलवशा, जिसे मैंने दिल की गहराइयों से चाहा है, मोहब्बत की है, और जो मुझे इतनी ही ज़रूरी लगती है जितना कि सांस लेना ज़रूरी होता है। 2-3 बार मुझ पर ऐसा वक्त भी बीता कि मैं अपने आखिरी सांस गिन रहा था। इन लम्हात में भी वो मुझे न भूली। वो मुस्कुराया। पल्लू खान की तो क्या बात है, बहुत ही होनहार और लायक शागिर्द था। हर चीज़ को इतना जल्दी समझ जाता था कि बाज़ औक़ात हम असातिज़ा हैरान रह जाते। खाली हाल लड़ाई करना, हथियार चलाना, पढ़ाई लिखाई, मुख्तलिफ ज़बानें सीखना, छापा मार कार्रवाई के मंसूबे बनाना, गाड़ी चलाना, यहाँ तक कि जिस्म में लगी हुई गोली को खंजर की नोक से यूं सफाई से निकाल लेता था कि यकीन मानो इस तरह हमसे ये काम नहीं होता था। सब उस्तादों का चहेता शागिर्द था। अल्लाह पाक इस पर अपनी रहमत बरसाए और इसकी तमाम मनाजिल को आसान फरमाए। मैं मोतरिज़ हुआ वो फोत तो नहीं हुई यार कि इसकी मग़फ़िरत की दुआ शुरू कर दी। अब्दुल हक के चेहरे पर फीकी मुस्कुराहट नमूदार हुई, मगर इसने कुछ कहने से गुरेज किया था। दोपहर को एक चश्मे के किनारे बैठकर खाने की पोटली खोली। इसमें से एक तयशुदा कागज़ देखकर कमांडर अब्दुल हक ने मेरी तरफ बढ़ा दिया।
यकीनन ये आपके लिए होगा। वो गुलगारे का खत था। सलाम और दुआ के बाद इसने लिखा था, पता नहीं ज़िंदगी दोबारा मिलने का मौका देती है या नहीं, लेकिन एक बात जो मैं अब मज़ीद छुपा नहीं सकती और आपको बता देती हूँ, मेरा इरादा था कि आपको दोबारा सामना होने पर ज़रूर माजरत करूँगी। आप आए और चले भी गए, लेकिन मुझे हिम्मत ना हो सकी। अलबत्ता कागज़ कलम ने मुझे ये हिम्मत अता कर दी। इस दिन रात को मोर्चे में मैं अनजाने में या गलती से आपके करीब नहीं हुई थी। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। उम्मीद है अगली मुलाकात तक आप ये बात भुला चुके होंगे और मेरी बहन पलवशा से भी इस बात का जिक्र नहीं करेंगे। मैं नहीं चाहती कि पलवशा बहन के दिल में मेरे बारे कोई गलत फहमी जड़ पकड़ ले। पलवशा मुझे रनड़ा की तरह ही प्यारी है। इसके अलावा नसीर खान बार बार अब्बू जान के पास अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांगने आ रहे हैं। इसका बेटा फखरुल इस्लाम खान एक अच्छा और सुलझा हुआ जवान है। अब्बू जान भी अच्छा रिश्ता गंवाना नहीं चाहते। मेरा ख्याल है हाँ कर देती हूँ, क्योंकि खामखा की उम्मीदें बांधना कोई सेहतमंदाना रविश नहीं है। हर लड़की पलवशा बहन की तरह खुशकिस्मत नहीं होती। इस तरह कोई भी अच्छे ख़ानदान की लड़की अपनी छोटी बहन का घर उजाड़ कर यकीनन अपना घर नहीं बसाना चाहेगी, और मैं भी अपने आप को अच्छे ख़ानदान ही का समझती हूँ। बाकी मुझे यकीन है कि मेरे हाँ करते ही वो एक माह के अंदर अंदर शादी पर जोर देंगे। फ़खरुल इस्लाम खान मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और मैंने सोच लिया है कि एक मोहब्बत भरे दिल को तोड़ना बिल्कुल ही गलत है। आपको पहले से बता रही हूँ, चंद दिनों तक मैं किसी और के नाम से मंसूब हो जाऊँगी। अगर मेरी शादी में पलवशा बहन के साथ शिरकत की तो मेरे दिल में कोई गिला नहीं बचेगा। खुदा हाफिज। आपकी छोटी बहन रनड़ा की बाजी गुल। मेरे गुल कहने पर वो खुद को गुल ही कहने लगी थी। मेरे खत पढ़ते देखकर कमांडर अब्दुल हक आग जलाने लग गया था। खत पढ़कर मैंने आग में फेंक दिया। गुलगारे का बराज मैंने सीने में दफन कर दिया था। अपनी मोहसिन की ये बात किसी को बयान करके मैं इसके किरदार को हल्का नहीं कर सकता था। ये इसकी इखलाकी जुर्रत थी कि इसने एतराफ़ कर लिया था। बाकी इसकी ज़ोमाइनी गुफ्तगू, आंखों में छुपी इल्तिजा और इसके अंदाज देखकर मुझे पहले से इसके दिल में छुपे जज्बात मालूम हो गए थे, और अब तो इसने ख़त में खुलकर एतराफ़ भी कर लिया था। लेकिन इसने साथ अपने होशमंदाना फैसले से मुझे खुश भी कर दिया था। खाने और गर्म कहवे से लुत्फ़अंदोज़ होने के बाद हमने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और दोबारा कमर बांध ली, और फिर रात को भी रुके बगैर चलते रहे। सुबह की अजान के वक़्त हम अंगोरा डे पहुँच गए थे। कमांडर नसरुल्लाह खुजल खेल ने हमें बड़े खलूस से खुशामदीद कहा था। सारी रात चलने की वजह से हम थकन महसूस कर रहे थे, लेकिन हमारा इरादा आराम करने का बिल्कुल नहीं था। चाचा नसरुल्लाह खुजल खेल के पास नाश्ता करके हम गपशप करने लगे। इनके पास हमारे लिए कोई खुशखबरी मौजूद नहीं थी। कमांडर इस्लाम के बारे मालूम हुआ था कि वो पलवशा और सरदार के बारे पूछगछ करने के लिए इनके पास आया था। इसके बाद इसकी कोई खबर नहीं थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अलबत्ता कमांडर अब्दुल हक ने मुझे ज़बरदस्ती साथ चलने का कहा। इसका कहना था कि मैं एक बार अपने सीनियर से मुलाकात कर लूं। मुझ पर लगे इल्ज़ामात के सबूत मिलने के बाद मेरे लिए क्या तय करना था, इसका सामना कर लूं। इसके बाद मैं आराम से पलवशा को तलाश कर सकता था। मुझे इसकी बात मानना पड़ी और हम चचा नसरुल्लाह से इजाज़त लेकर बैगन अड्डे की तरफ बढ़ गए। इनसे ली हुई क्लाशनकोफ मैंने इनके पास ही छोड़ दी थी, क्योंकि वो मैं अपने साथ आगे तो नहीं ले जा सकता था। डेरा इस्माइल खान पहुंचकर कमांडर अब्दुल हक मुझसे अलविदा होते वक्त अजीब से लहजे में बोला, ज़ीशान भाई मुझे माफ़ कर देना यार। क्या मतलब है? मेरे चेहरे पर हैरानी भरी मुस्कुराहट उभरी। वो गलोगीर लहजे में बोला, वैसे ही बस दानिस्ता या नादानिस्तगी में कोई गलती हो जाती है ना यार। मैं इसकी पीठ थपथपाते हुए बोला, वो तो हर किसी से हो जाती है, शायद मुझसे भी हुई हो। वैगन अड्डे से इसने पेशावर की गाड़ी पकड़ी और मैं रावलपिंडी रवाना हो गया। मुझे मालूम था कि घर जाकर मैं फंस जाना है और घर वालों ने पलवशा के बारे पूछ कर मेरे दिमाग की लस्सी बना देना है। इसलिए बेहतर यही है कि मैं पहले औरंगजेब साहब से मुलाकात कर लेता। डेरा इस्माइल खान से रावलपिंडी तक मैं अपनी नींद पूरी करता रहा। सुबह की अजान के वक्त मैं पीर वदाई मोड़ पर उतर रहा था। मेरा मोबाइल फ़ोन वगैरह चूँकि औरंगज़ेब साहब ही के पास रह गया था, इसलिए मुझे एक दुकानदार से फ़ोन मांगकर औरंगज़ेब साहब को कॉल करना पड़ी। वो सोया हुआ था। इसकी नींद में डूबी हुई हेलो मेरे कानों में गूंजी। मैंने फ़ौरन कहा, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं ज़ीशान बात कर रहा हूँ और इस वक्त पीर वदाई मोड़ पर खड़ा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। मुझे 20 मिनट लगेंगे। इनकी आवाज़ से गनूदगी गायब हो गई थी। मैं वहीं पर इनका इंतज़ार करने लगा। वो बताए गए वक्त से 2 मिनट पहले पहुँच गए थे। पुरतपाक अंदाज में मुझसे छाती मिलाते हुए उन्होंने मेरी पीठ थपकी और मैं इनके साथ रवाना हो गया। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।